मेडिसिन से सप्रेशन हो रहा है कि क्योर, वो कैसे पता चलेगा? अगर डिसीज़ मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लीस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन की ओर जा रहा है तो क्योर हो रहा है। अगर लीस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन से मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ जा रहा है तो सप्रेशन हो रहा है। सिंपल। अगर जनरल इम्प्रूव हो रहे हैं और पैथोलॉजी में कम हो रहा है तो क्योर की ओर जा रहा है। अगर जनरल इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, सिर्फ पैथोलॉजी कम हो रही है तो सप्रेशन की ओर जा रहा है। क्लियर डॉक्टर अक्षय? યસ, યુ આર રાઈટ સર. તમારી વાત સાચી છે, પણ કંઈ વાંધો નહીં. ડેર ટુ બી વાઇઝ. હા, પ્રતુલ્ય ફરીથી કેન્સલ કર અને ફરીથી શેર કર. हम तो देने वाले हैं सर, जिसको लेना है वो ले सकता है, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं. 2 मिनट हैं, उसके बाद हम शुरू कर देंगे. अक्षय क्लियर ना? दूसरे किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. आज थोड़ा एनर्जी कम है. चलिए, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन. तो हम आज का अपना व्याख्यान शुरू करते हैं. केस रिसीविंग भाग 2 ऑर्गेनन का हमारा ये 5वां व्याख्यान है, जिसमें हम हिंदी में ऑर्गेनन का चर्चा करते हैं. पहले हमने 3 एपोरिज्म 6 एपोरिज्म देखे पहले, और उसके बाद हमने केस रिसीविंग शुरू किया है. तो आगे हमने इसके पहले जो 15 दिन पहले व्याख्यान लिए थे, उसके अंदर हमने केस रिसीविंग के 10 एपोरिज्म का डिटेल्ड स्टडी किया था. आज उसके थोड़ा आगे जाएंगे. तो हर बार की तरह हम एक सुभाषित के साथ अपने व्याख्यान की शुरुआत करते हैं. जरा रूपम हरति ही धैर्यमशा मृत्यु प्राणान धर्मर्यामर्षुया क्रोधम श्रियम शीलमरणाय सेवा हियम कामम सर्वाभिमानम. क्या कहना चाहते हैं? वृद्धत्व से रूप का हनन होता है, आशा से धैर्य का, मृत्यु से प्राण का हनन होता है, मत्सर से धर्माचरण का, क्रोध से संपत्ति का तथा दुष्टों की सेवा करने से शील का नाश होता है, काम वासना से लज्जा का एवं अभिमान से सभी अच्छी चीज़ों का नाश होता है. तो सुभाषित हमें सिखा रहे हैं कि चाहे आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आप अपने विषय में कितने भी पारंगत क्यों ना हो,
मगर ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। आपको वो अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। बस इस मैं से जो मुक्ति मिले वही मोक्ष का मार्ग है। ये मैं नहीं होना चाहिए। मैं लेक्चर लेता हूँ और कोई नहीं बढ़ता है। कौन लेक्चर लेता है? मैं तो एक जरिया मात्र हूँ, सिखाने वाला परमात्मा है। मैं तो पोस्टमैन हूँ सिर्फ। सो ये इस मैं से मुक्ति, यही मोक्ष का मार्ग है। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि जांच जरूरी है हर तरीके से, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक जांच करनी चाहिए। उससे मरीज एवं उसके परिजनों को बोलने देना है। हर नए विषय के बारे में नए पैराग्राफ के अंदर या तो नए पेज के ऊपर लिखना है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट लेके पूरा लक्षण लेना है। डेविएशन और डिस्पोजिशन के बारे में भी हमने चर्चा किया कि किसको डेविएशन कहते हैं, किसको डिस्पोजिशन कहते हैं। डेविएशन माने जो बदला है वो, और डिस्पोजिशन माने जो पहले से ही है वो। और इसके साथ हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज, रेखाकृति बनाते हैं डिसीज की, रोग की रेखाकृति बनाते हैं। और उस रेखाकृति के मुताबिक वो रेखाकृति, वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज जिस मेडिसिन के अंदर हमें मिलेगा, हम वो मेडिसिन मरीज को देते हैं। क्लियर? लेकिन इतना तो हमें पता चल गया कि हर सिम्टम को हमने ऐसे ही लिया कि लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट, LSMC, ODP। हर बार मरीज को पूछा, मरीज को बोलने दिया, उसके परिजनों को बोलने दिया, उन सब ने बोलना खत्म कर लिया। उसके बाद हमने उन सब ने बोलना खत्म कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उन सब ने जब बोलना खत्म किया, उसके बाद हमें जो जो माहिती, जो जो इन्फॉर्मेशन कम लग रही थी, वो इन्फॉर्मेशन हमने उनको पूछा और उनको वो इन्फॉर्मेशन निकाला। इतना किया। लेकिन अब हमारा मरीज अगर दूसरी दवाइयां खा रहा है तो क्या करना है? आचार्य हनीमैन को तब भी पता था, आचार्य हनीमैन को तब भी पता था कि मरीज अगर दूसरी दवाइयां खाते हैं तो उनके लक्षणों में मिलावट आ जाती है। तो क्या करना चाहिए? फिर से प्रेजेंट करो। अगर मरीज दूसरी दवाइयां खा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हनीमैन साहब ने लिखा है एपोरिज्म नंबर 91 के अंदर, द सिम्टम एंड द फीलिंग of the patient during a previous course of the medicine do not furnish the pure picture of the disease, but on the other hand those symptoms and ailments which he suffered from before the use of the medicine or after they had been discontinued for several days give the true fundamental idea of the original form of the disease, and this especially the physician must take note of when yes, very good Dr. Sunil sir. When the disease is of a chronic character and the patient has been taking medicine up to the time he is seen, the physician may with advantage leave him some days quite without medicine, or in the meantime administer something of an unmedicinal nature and defer to a subsequent period the more precise scrutiny of the morbid symptom in order to able to grasp in their purity the permanent uncontaminated symptom of the old affection and to form a faithful picture of the disease. Faithful picture of the disease, फिर से पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज तो बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है? जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज फेथफुल हो। जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज कैसा हो? फेथफुल हो।
और किस तरह से ये बनाएंगे। अगर वो मरीज है, हनीमैन साहब को पता था कि मरीज हैं तो दवाइयाँ तो खाएंगे ही खाएंगे, और दवाइयाँ खाएंगे तो क्या होगा। अगर कोई रोगी है जो दवाइयाँ ले रहा है तो उसका जो लक्षण होगा वो रोग का चित्र नहीं होगा, रोग का पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें काफी सारे लक्षण ऐसे होंगे जो दब चुके होंगे। रोग के ऐसे कई सारे लक्षण हैं जो रोगी कुछ दवा खा रहा है तो उस दवा के कारण दब जाते हैं। अगर वो दवा पार्शियल सिमिलिमम हुई तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो चले जाएंगे, और क्या होगा कि वो कंटिन्यू यूज ऑफ मेडिसिन कर रहा है, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से वो दवाई ले ही रहा है। अब वो दवाई ले रहा है तो क्या होएगा, तो उस दवाई का प्रूविंग होएगा ना। प्रूविंग होएगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे सिम्टम, कुछ ऐसे लक्षण आएंगे जो वो डिसीज के नहीं लेकिन उस दवाई के होंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसके लिए हनीमैन साहब हमें गाइडलाइन दे रहे हैं एपोरिज्म नंबर 91 के अंदर। क्या कहते हैं हनीमैन साहब कि उसमें पूछिए कि इस रोग की शुरुआत कैसे हुई। रोगी को भी पूछिए और रोगी के परिजनों को भी पूछिए कि इस रोग की शुरुआत कैसे हुई। आपने जब दवाई शुरू नहीं की थी उस टाइम पे किस तरह के सिम्टम थे, उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था, दवाई चालू करने के पहले क्या क्या लक्षण थे, उन लक्षणों के ऊपर फोकस कीजिए। वो प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज मिलेगा, वो प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज लीजिए। क्यों? क्योंकि एक तालाब होता है, उस तालाब के अंदर बहुत नीरव शांति होती है तो वो प्योर पिक्चर ऑफ तालाब होता है। लेकिन जब आप बहुत सारे पत्थर लेके जाते हैं और उस तालाब के अंदर फेंकते हैं तो क्या होएगा, उस तालाब के अंदर पत्थर फेंकने के बाद क्या होएगा, नीचे का जो कीचड़ होएगा वो ऊपर चला आएगा, तालाब के अंदर कीचड़ वाला पानी एक हो जाएगा, जो क्लियर पानी था वो नहीं रहेगा। उसी तरह से क्लियर पिक्चर ऑफ, नेचुरल पिक्चर ऑफ डिसीज होता है वो शुरुआत के समय होता है। अब जिस तरह से तालाब में पत्थरे डाले जाते हैं उसी तरह से हमारे मरीज अपने अंदर दवाइयां डालते रहते हैं, और वो दवाइयां डालते रहेंगे तो जो वो डिसीज पिक्चर होगा वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो कीचड़ वाला हो जाएगा और हमें पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज नहीं मिलेगा। इसीलिए उनको पूछिए कि शांत तालाब था, जब कोई दवाइयां नहीं लेते थे, जब डिसीज की शुरुआत थी, तब कौन कौन से लक्षण आए थे। या तो जो दवाइयां शुरू हैं वो कुछ दिनों के लिए बंद करवा दीजिए और देखें कि जो रोग होएगा वो दिखने लगेगा। लक्षण, कुछ लक्षण चले जाएंगे, कुछ लक्षण वापिस आएंगे। जो दवाई के लक्षण होंगे वो चले जाएंगे, जो रोग के दबे हुए लक्षण होंगे वो वापिस आएंगे, और जो हमें मिलेगा वो प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज मिलेगा। आपका तालाब का पानी कीचड़ वाला हो चुका है, लेकिन कल 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जो कीचड़ होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो कीचड़ होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, फिर से साफ सुथरा प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज। जी हाँ, इसीलिए ओडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार केस टेकिंग के अंदर LSMC ODP के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। हमने पहले दिन से ही आपको कहा था कि हम कुछ नया सिखाने नहीं जा रहे हैं, जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, हम अपना आपको अनुभव बताने जा रहे हैं। तो जो आपको क्लियर पिक्चर ऑफ डिसीज मिला वो लेना है। अगर इस तरह से आप नहीं कर सकते तो मरीज को थोड़े दिन के लिए प्लेसेबो, नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स, सेक्लेक या तो ऐसी कोई भी दवाई देनी है कि जिसमें कोई दवाई नहीं है। जी हाँ, ऐसी दवाई 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना देके दूसरी दवाइयां डिसकंटिन्यू करवानी है, और उस दरमियान मरीज को समझा देना है कि हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत सिम्टम चले जाएं, थोड़े बहुत सिम्टम वापिस आए। चिंता मत कीजिएगा, विश्वास रखिएगा और हमारा ही दवाई कंटिन्यू रखिएगा। अगर वो मरीज इस तरह से आपका दवाई कंटिन्यू रखता है तो 8, 10, 15, 20 दिनों के अंदर जो दूसरी दवाई के लक्षण होंगे वो बंद करने से चले जाएंगे। डिसीज के जो दबे हुए लक्षण होंगे वो क्या होएगा, बाहर आएंगे, वो दिखने लगेंगे, और जो आपको प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज मिलेगा, जो हमें चाहिए, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, वो लिख लेना है। एक भी माहिती छूटनी नहीं चाहिए, और उसके मुताबिक मटीरिया मेडिका में देखना है, जो सिमिलिमम है वो देना है।
क्लियर? एपोरिज्म नंबर 91 में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। है किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो आगे बढ़ने को बोलिए, हम आपकी राह देख रहे हैं। ओके, लेकिन अगर मरीज जिंदगी बचाने वाला दवाइयां ले रहा है तो क्या करें? बंद कर दें? आपको ऐसा प्रश्न नहीं हुआ कि हनीमैन साहब एपोरिज्म नंबर 91 में बोलते हैं कि दवाइयां कुछ दिन लेके कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए तो ओरिजिनल पिक्चर ऑफ डिसीज मिलेगा। लेकिन मरीज इंसुलिन ले रहा है, मरीज हृदय रोग की दवाइयां ले रहा है, रोगी को मैनिया है या तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसमें अगर वो दवाइयां बंद करते हैं तो पेशेंट की जान को खतरा है, या तो कुछ ऐसे रोग हैं जो तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रश्न होना चाहिए। हमें तो हुआ इस तरह का प्रश्न। रोगी को अस्थमा का दिक्कत है, वो कुछ दवाइयां ले रहा है, अगर वो दवाइयां बंद करवाएंगे तो रोगी स्टेटस अस्थमेटिकस में जाएगा और उसकी जान को खतरा रहेगा, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा है तो नहीं, पहले तुम कुछ 15 दिनों के लिए ये बंद कर दो, उसके बाद हम प्योर पिक्चर ऑफ डिसीज लेंगे और उसके बाद दवाई देंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? अगर पेशेंट का एपिलेप्सी का कोई दवाई चालू है और आपके पास एक्यूट एपिलेप्टिक अटैक में आया है या तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में आया है और उस दरमियान अगर आप नहीं, हम दवाई नहीं कर सकते, पहले हम हनीमैन साहब ने एपोरिज्म नंबर 91 के अंदर बोला है कुछ दिनों के लिए दवाइयां बंद कर दीजिए, उसके बाद असली पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज मिलेगा, उसके बाद हम दवाई करेंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे? लेकिन डोज डिक्रीज करने के लिए भी हमें क्या पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज चाहिए ना। हनीमैन तो कह रहे हैं कि अगर मरीज का दूसरा दवाई चालू है तो क्लियर पिक्चर ऑफ डिसीज नहीं मिलेगा तो गलत दवाई जाएगा। बस उसी के लिए आपको ऐसे सवाल होना चाहिए। विद्यार्थी वही है जिसको सवाल हो, जिसको क्वेश्चन हो। कंटिन्यू रखेंगे तो हमें क्लियर पिक्चर ऑफ डिसीज नहीं मिलेगा। कुछ सिम्टम दब जाएंगे, कुछ दवाई के नए सिम्टम आएंगे तो क्या करेंगे? यस, वेरी गुड डॉक्टर रंजन गुप्ता। उसके लिए हनीमैन साहब ने एपोरिज्म नंबर 92 में आंसर दिया है। उसका क्या दिया है आंसर? बट इफ बी ए डिसीज ऑफ द रैपिड कोर्स and if it's a serious character admit of no delay, the physician must content himself with observing the morbid condition, altered through it may be by medicines, if he cannot ascertain what symptoms were present before the employment of the medicine, in order that he may at least from a just apprehension of the complete picture of the disease, it in actual condition, that is to say of the conjoint malady formed by the medicinal and original disease, which from the use of inappropriate drugs is generally more serious and dangerous. मार्क कीजिएगा, हनीमैन साहब क्या कहते हैं? The use of inappropriate drug is generally more serious and dangerous than was the original disease, and hence demand prompt and efficient aid, and by thus tracing out the complete picture of the disease, he will be enabled to combat it with a suitable homeopathic remedy, so that the patient shall not fall on a sacrifice to injurious drug he was swallowed. Very good doctor, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हनीमैन साहब क्या कहते हैं एपोरिज्म नंबर 92 के अंदर? हनीमैन साहब कहते हैं कि अगर डिसीज है वो सीरियस कैरेक्टर का है या तो इतना फास्ट प्रोग्रेसिंग है
तो हनीमैन साहब उसमें दवाइयां बंद करने का सलाह नहीं देते हैं। हनीमैन साहब उन्हीं को दवाइयों को बंद करने को कह रहे हैं जिनमें रोग तेजी से बढ़ता नहीं है। अब मेरे पास मरीज आया है जिसको सिर दर्द की तकलीफ है और उसके लिए कोई दवाई ले रहा है। अब सिर दर्द की दवाई बंद करने से वो मर जाएगा क्या? नहीं ना। अगर वो एसिडिटी का कुछ दवाई ले रहा है तो वो बंद करवा देने से वो मर जाएगा क्या? नहीं मर जाएगा। लेकिन वो दवाई बंद करेंगे तो मर ही जाएगा। डॉक्टर साहब एसिडिटी बहुत हुई है और आपको बता रहा हूं दोपहर को 2 बजे ही एसिडिटी होती है, रात को 2 बजे ही होती है। पहले वो दवाई ले रहा था ना तो एसिडिटी नहीं होती है। अब तो मैं बोल देता हूं मेरे को एसिडिटी बढ़ती है ना कि 2 ही बजे होंगे। तो क्या मिला आपको? आपने एसिडिटी का दवाई बंद करवाया तो क्या मिला? यस, मोडालिटी मिला ना। इट्स अ पिक्यूलियर। डॉक्टर प्रिजुडाइज मत हो जाइए डायरेक्ट मेडिसिन पे। पिक्यूलियर मिला ना। पहले वो मरीज क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब वो सिर दर्द का दवाई शुरू है, सिर दर्द का दवाई शुरू है। अब आप वो सिर दर्द का दवाई बंद करवाओगे ना, उसके बाद बोलेगा डॉक्टर साहब धूप में जाता हूं तो कोई हथौड़े मार रहा है, ऐसा दुख रहा है, इतना दर्द होता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा है। आपको क्या मिला? सेंसेशन मिला ना। पता चल रहा है? इस तरह से ऐसे सिम्टम हैं या तो ऐसे रोग हैं कि जिनके अंदर दवाइयां बंद करने से मरीज की जान को खतरा नहीं है, या तो वो रोग स्लो प्रोग्रेसिंग हैं। तो हनीमैन 91 में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की दवाइयों को बंद करने का कह रहे हैं। हनीमैन नहीं कह रहे हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग बंद कर दो, अगर इंसुलिन चालू है तो बंद नहीं करना है, अगर हृदय रोग का दवाई चालू है तो बंद नहीं करना है। हनीमैन मना कह रहे हैं। एपोरिज्म नंबर 92 के अंदर उस मरीजों का ही दवाई बंद कीजिए जिनके अंदर जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं है। जिन दवाइयों से जीवन और मृत्यु का सवाल है तथा रोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लाइक स्टेटस अस्थमेटिकस ऐसा कुछ, तो वहां पे जो वर्तमान लक्षण मिलते हैं उनके ऊपर दवाई दी जा सकती है। हनीमैन क्या कहते हैं? जो भी वर्तमान लक्षण मिलते हैं, अभी जो मिल रहा है, चाहे वो डिसीज का है, चाहे मेडिसिन का है, चाहे किसी का भी हो, जो वर्तमान लक्षण मिलता है उसका प्रेजेंट टोटालिटी बनाइए और उस प्रेजेंट टोटालिटी के ऊपर से मेडिसिन दीजिए। मगर दवाई देने में देरी मत कीजिए। क्यों देरी मत कीजिए दवाई देने में? क्योंकि प्राकृतिक रोग से ज्यादा भयंकर रोग औषध से बिगड़ा हुआ होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि मरीज जितनी ज्यादा दवाइयां खा के आए हुए होते हैं उनको क्योर होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। जो फ्रेश मरीज होते हैं तो उनको क्योर होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अभी टीनिया वाले बहुत पेशेंट आ रहे हैं, तो फ्रेश टीनिया वाले जो केस आते हैं जिनको दाद अभी अभी हुआ है, तो हमारा एक केस था 5 दिनों के अंदर पूरा टीनिया क्लियर हो गया। और कई ऐसे मरीज हैं जो बहुत दवाइयां खाने के बाद आते हैं तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक उनके दाद में इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिल पा रहा है। उनका कारण क्या है कि उनके अंदर क्या है? भयंकर रोग है, जो रोग औषध से बिगड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? नेचुरल रोग है, जो प्राकृतिक रोग है, उससे भी भयंकर रोग औषध से बिगड़ा हुआ रोग है। इसको हनीमैन कंजॉइंट मेलेडी बोलते हैं। देयर इज नेचुरल डिसीज प्लस आर्टिफिशियल डिसीज। सो उस सप्रेस किए हुए टीनिया के अंदर हमें पता नहीं होता है कि कौन से ड्रग सिम्टम है और कौन से डिसीज सिम्टम है। इसीलिए हमें ट्रू पिक्चर ऑफ डिसीज नहीं मिल पाता है, और वो नहीं मिल पाता है इसीलिए हमें उसमें क्योर बहुत जल्दी नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर इंसुलिन जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स दूसरे हैं, जो ऐसे ड्रग्स शुरू हैं, तो उनको बंद करवाने का दिक्कत नहीं लेना है। हनीमैन साहब एपोरिज्म नंबर 92 के अंदर कहते हैं जो भी स्टेज मिला उस स्टेज का प्रेजेंट टोटालिटी बनाओ। स्टेटस अस्थमेटिकस है, ब्लू हो चुका है, पूरा आपको साइनोसिस दिख रहा है, एयर हंगर हो रहा है और माथे पे कोल्ड पर्स्पिरेशन है, तो कौन सा दवाई देंगे?
यस, वेरी गुड, कार्बोवेज। तो उस स्टेज में कार्बोवेज सोचना है, कार्बोवेज दिया जा सकता है, वो सबसाइड हो जाए, उसके बाद अगर डिसीज स्लो हो गया या तो चला गया, उसके बाद आप दूसरे मेडिसिन स्टॉप करवा के या तो कुछ भी करके वो जो भी आपका प्रक्रिया है वो कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो तब मरीज को पहले ट्रीट करना है। हमारा क्या है मकसद, क्या है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, वो हमें याद रखना है। हमें मरीज को रोग मुक्त करना है, हमें अपने थियोरिटिकल मेडिसिन नहीं बनाने हैं। तो हनीमैन साहब यहाँ पे वही कहते हैं कि अगर लाइफ सेविंग ड्रग शुरू है तो उनको शुरू रखिए, उसके साथ जो भी प्रेजेंट टोटालिटी मिलता है उसके मुताबिक दवाई दीजिए। इसको हम जिगजैग टाइप ऑफ क्योर भी बोल सकते हैं कि जैसे ही प्रेजेंटेशन चेंज होता जाएगा उसके मुताबिक मेडिसिन चेंज होता जाएगा। जब आईसीयू लेवल के अंदर प्रैक्टिस होता है, जब कोमेटोज पेशेंट के अंदर प्रैक्टिस होता है, तो वहां पे इस तरह का प्रैक्टिस होता है। अभी आपने कार्बोवेज दिया, अभी वही मरीज है लेकिन कोमा के अंदर चला गया है, रेस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हॉट पर्सपिरेशन होता है, मरीज कोमा के अंदर है और अनकॉन्शियस है, कोमा के अंदर अनकॉन्शियस ही होंगे, लेकिन उसको डीप स्टिम्युलाई देने के बाद भी वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो अब कौन सा मेडिसिन देंगे? मरीज वही है, उसका कुछ दवाइयां भी चालू हैं, आईसीयू में है, लेकिन पर्सपिरेशन हॉट है, कोमेटोस है और डीप पेनफुल स्टिम्युलाई को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हमें रिएक्शन चाहिए वहां पे। यस, वेरी गुड। ओपियम, स्टेट चेंज हुआ तो मेडिसिन भी चेंज हो गया। तो हनीमैन साहब एपोरिज्म नंबर 92 के अंदर ये कह रहे हैं कि जब जीवन और मृत्यु का सवाल है तब बहुत थियोरिटिकल झंझट में मत पड़ो, जो मिल रहा है उसके मुताबिक दवाई दो, पेशेंट का जान बचाओ, बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। क्लियर? एपोरिज्म नंबर 92 के अंदर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं हो तो क्लियर बोलिए तो हम थोड़ा आगे बढ़े। So aphorism number 93, if the disease has been brought on a short time or in the case of a chronic affection a considerable time previously by some obvious causes, then the patient or his friends when questioned privately well mentioned in either spontaneous